हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के जो हमारा सिलेबस है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको किन-किन चीज़ों को पढ़ना होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट की इंट्रो क्लास ज़रूर ली होगी। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिला होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया गया है। और इससे पहले यानी कि कल जो हमने समाप्त किया था, वो था हमारा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के पूरे 24 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, बट इसमें हमें इतनी क्लासेस नहीं लगनी चाहिए अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में। और अभी-अभी आपने सिलेबस देखा ही था थोड़ी देर पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इन्फेंट डेवलपमेंट। ये जो इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? या इन्फेंट डेवलपमेंट किसकी रचना है? क्या डार्विन की है? क्या टेन की है? फ्रॉवेल की है? या फिर पेस्टालॉजी की है? तो क्वेश्चन आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ये जो आज का भी स्टार्टिंग का आपका 10 से 12 क्वेश्चन होगा, उसमें हम कुछ ऐसे ही पुस्तकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा-सा इन्हें आप नोट डाउन करिएगा अगर आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं ली हैं। अगर ली हैं, तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी नया मिले तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक? लास्ट में मुझे आप ये मत बताना भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की पहली प्रैक्टिस सेट है और ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जब हम बात करते हैं इन्फेंट डेवलपमेंट की, तो इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? तो वो है आपके टेन महोदय की। टेन की रचना क्या है? इन्फेंट डेवलपमेंट। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस मनोवैज्ञानिक ने या किस वैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि जो बाल मन है वो प्रौढ़ मन से भिन्न होता है? आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में कई जो परिभाषाएं हैं उनको ध्यान रखना है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो परिभाषा है, ये जो लाइन है कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, ये बात किसने बोली है? क्या रूसो का ऐसा मानना था? क्या हरलॉक का ऐसा मानना है? कमेनियस का मानना है? या फिर जॉन लॉक का मानना है? और ये चारों नाम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में अर्थात बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम बात करते हैं बाल मन की, बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है ऐसा मानना है आपका कमेनियस का। इन्होंने ही जोर दिया, इन्होंने ही कहा कि जो बाल मन है वो प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान को कहा जाता है। ये जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? क्या इसी को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं? क्या इसी को हम बाल विकास कहते हैं? शिशु व्यवहार अध्ययन कहते हैं? या फिर बाल अध्ययन के नाम से जानते हैं? ये जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसे हम शिशु व्यवहार अध्ययन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन का प्रणेता कौन थे? क्या स्टेनले हॉल थे? क्या विलियम प्रेयर थे? फ्रॉबेल थे? या फिर ब्रांसन अलकाट थे? तो ये सारे नाम आपको इसी में देखने को मिलेंगे जब आप पहला टॉपिक पढ़ते हैं तभी। तो जो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, उसके जो प्रणेता थे, वो आपके स्टेनले हॉल थे। इनकी पुस्तकें हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, आगे मिलेंगी। उन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा, या फिर अगर आपने जो हमने थ्योरी की क्लासेस डिस्कस की थी, तब आपने नोट्स बनाए हैं, तो उन्हें एक बार हाइलाइट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेनले हॉल नाम अभी-अभी आपने सुना। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट की पहला टॉपिक पढ़ते हैं, तब आपको ये नाम बार-बार सुनने को मिलता है। क्या? स्टेनले हॉल।
स्टेनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए जो विधियां विकसित की उनमें प्रमुख विधि कौन सी थी? क्या साक्षात्कार विधि थी? क्या प्रश्नावली विधि थी? जीवन इतिहास विधि थी या फिर प्राकृतिक विधि थी? तो इन्होंने जो अध्ययन की विधियां, बालकों के अध्ययन के लिए जो विधियां विकसित की उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख था वो था आपका प्रश्नावली विधि। नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन? स्टेनले हॉल का सबसे प्रमुख क्या था? प्रश्नावली विधि थी, जो कि उन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नाम है आपका स्कूल ऑफ इन्फेंसी। नाम ध्यान रखेंगे, स्कूल ऑफ इन्फेंसी ये एक पुस्तक है और ये रचना किसकी है या पुस्तक किसकी है आपको बताना है। क्या स्टेनले हॉल की है? क्या हरलॉक की है? कमेनियस की है या फिर जॉन लॉक की है? पुस्तक आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको बार-बार बताया, यहाँ पर आपको कई पुस्तकों का ज़िक्र मिलेगा, तो अगर हो सके तो इन पुस्तकों को एक ही जगह आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसे बीसों पुस्तकों के नाम मिलेंगे जो कि आपसे बार-बार पूछे गए हैं और पूछे जाएँगे। तो उनको आपको ध्यान रखना है, आपको उन्हें रट जाना है। जब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी की, तो ये रचना है आपके कमेनियस की। किसकी? स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो रचना है वो कमेनियस की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका एक पुस्तक ही है। पुस्तक का नाम है क्या? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? टेन की है, डार्विन की है, ऑर्बिस पिक्टस की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाम ध्यान रखेंगे पुस्तक को, और ये आपकी तीसरी पुस्तक है। 2 पुस्तक आपने देखा, तीसरी पुस्तक आपके सामने है। कौन-सी? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ये जो पुस्तक है या ये किसकी रचना है? तो ये आपके जो डार्विन महोदय हैं उनकी रचना है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नाम अभी-अभी आपने देखा था इन्फेंसी ऑफ स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जो कि कमेनियस की पुस्तक थी, है ना? अब आपको बताना है कि ये उन्होंने रचना कब की थी? क्या 1620 में की, 1625 में की, 1628 में की या फिर 1630 में की? नाम रट लेना है कमेनियस का, पुस्तक का नाम है स्कूल ऑफ इन्फेंसी, रचना कब हुई? तो 1628 में हुई। इन्होंने 2 पुस्तक की रचना की थी। एक तो आपका स्कूल ऑफ इन्फेंसी है, एक और क्या था जो कि 1657 में किया गया था? ज़रा एक बार हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चाइल्ड डेवलपमेंट की पहली क्लास में ये नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है? आपकी जो अगली पुस्तक है उसका नाम है ऑर्बिस पिक्टस। क्या है? ऑर्बिस पिक्टस, जो कि रचना है किसकी? डार्विन की, टेन की, स्टेनले हॉल की या फिर कमेनियस की? ऑर्बिस पिक्टस बुक का नाम है, रचना है आपके कमेनियस की। अभी-अभी एक पुस्तक का नाम और आपने देखा था। अभी जो इससे पहले आपने पुस्तक देखा वो भी कमेनियस की ही रचना थी, और ऑर्बिस पिक्टस जो है ये भी आपके कमेनियस की ही रचना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि है कमेनियस की ही पुस्तक। कौन? ऑर्बिस पिक्टस। ये रचना उन्होंने कब की थी ये बताना है आपको। आज की जो आपकी क्लास है इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें याद ही करनी है। तो जब हम ऑर्बिस पिक्टस की रचना के समय के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये 1620 है, 1628 है, 1650 है या फिर 1657 है? तो ये रचना तो उन्होंने की थी 1657 में। क्या आप हमें बताएँगे कि 1628 में उन्होंने किसकी रचना की थी? अभी-अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले ज़िक्र किया था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको कुछ समझने वाली नहीं हैं। बस आपको पेन और नोटबुक पास में रखना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है, बार-बार रिवाइज़ करना है, जिससे चीज़ें आपको याद रहें। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं कि आपको समझाया जाए, ठीक? जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कह रहा है टेन ने इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक कब लिखी? या इन्फेंट ने जो टेन महोदय हैं उन्होंने इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना कब की?
1860 में, 1870 में, 1876 में या फिर 1880 में? तो नाम आपको ध्यान होना चाहिए। क्या पुस्तक का नाम है इन्फेंट डेवलपमेंट। राइटर हैं इसके टेन महोदय। इन्होंने कब इसकी रचना की? तो 1876 में, यानी कि 1876 में इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नाम एक मिल गया क्या? द माइंड ऑफ चाइल्ड। क्या है? द माइंड ऑफ चाइल्ड। जीवनी जो है ये किसने प्रकाशित की? टेन ने की, डार्विन ने की, विलियम प्रेयर ने की या फिर ब्रांसन ने की? तो जब हम बात करते हैं द माइंड ऑफ चाइल्ड, तो ये जो जीवनी है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ये आपके विलियम प्रेयर के द्वारा प्रकाशित की गई। नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाल विकास इसका अध्ययन है। किसका अध्ययन है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बाल विकास भले ही कह रहे हों, बाल विकास हम भले ही कह रहे हों, लेकिन इसमें जो हम अध्ययन करते हैं वो बाल विकास अर्थात बालक की ही नहीं करते हैं। हम गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक का अध्ययन करते हैं। किसमें? बाल विकास में। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर क्या हो जाता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं या फिर बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ऐसे जब हमसे कोई पूछेगा बाल मनोविज्ञान, तो हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान को एक ही बोल देते हैं। बट हमारे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। बाल विकास और मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? क्या अध्ययन पद्धतियों का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है, कार्य में अंतर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नाम ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की, तो इन दोनों के क्षेत्र में अंतर आपको देखने को मिलता है, क्राइटेरिया में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास किसका अध्ययन है ये बताइए। क्या बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है? क्या बालकों के व्यवहार का अध्ययन है या फिर विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है या फिर इन तीनों का अध्ययन है? तो जब हम बात करते हैं बाल विकास के अध्ययन की, तो इसमें हम किसी एक चीज का अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें हम बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं, इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। ओवरऑल हम सब का अध्ययन करते हैं। तो उपरोक्त तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्या बालकों के उचित पालन पोषण के लिए महत्वपूर्ण है? बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है? बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है या फिर अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? बाल विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? आप बताइए अपने अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है कि क्यों बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है? भाई हमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जब आप बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो क्या किसी एक पहलू पर चर्चा करते हैं? नहीं, उसके हर एक पहलू पर चर्चा करते हैं। तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो, उसका संवेगात्मक विकास अच्छे से हो, उसका मानसिक विकास अच्छे से हो, उसका हर एक विकास मतलब उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है क्या? क्या इन दोनों के क्षेत्र में अंतर है या इन दोनों के उद्देश्य में अंतर है या फिर इनके दृष्टिकोणों में अंतर है या आपको सब में अंतर देखने को मिलता है?
तो जब आप बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें आपको हर एक क्षेत्र यानी कि चाहे वो इसके क्षेत्र में डिफरेंस हो, उद्देश्य में भी अंतर होता है, इनके दृष्टिकोण में भी अंतर होता है, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक कथन है आपका, क्या? कि प्राणी 4 से 5 साल की उम्र में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। ये जो कथन कहा गया है, ये जो वाक्य बोला गया है, ये किसका मानना है, किसका कहना है? क्या फ्रॉबल ने ये शब्द बोले हैं या ये वाक्य बोला है? फ्रायड ने बोला है, टेन ने बोला है या फिर डार्विन ने बोला है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने ही कहा कि प्राणी को 4 से 5 साल की जो उम्र होती है, उस उम्र के दौरान जो भी बनना होता है वो बन जाता है। ठीक? परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना कब की? सबसे पहले बड़ा ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, क्या? एडोलसेंस। किसकी रचना है? स्टेनले हॉल की। अलग से नहीं करवाया, यहीं से आप इसे समझ लीजिएगा। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की कब? 1880 में की, 1890 में की, 1904 में की या फिर 1910 में की? तो जब हम बात करते हैं एडोलसेंस पुस्तक की, जो कि स्टेनले हॉल के द्वारा रची गई थी, इन्होंने इसकी रचना 1904 में की थी। कब? 1904 अर्थात 1904 में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में, चीन में, अमेरिका में या फिर जापान में? तो भाई, ये जो पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, वो हमारे अमेरिका में की गई थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वृद्धि का अर्थ, वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि हम जनरली वृद्धि और विकास को एक ही बोलते हैं, बट आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वृद्धि और विकास में कितना डिफरेंस है। वृद्धि का अर्थ क्या है? क्या आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना है? केवल बाह्य अंगों का बढ़ना है? केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना है या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ना है? तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं, तो वृद्धि में आपका क्या आता है? आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का बढ़ना आता है। इसमें हम मानसिक विकास की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं आंतरिक और बाह्य अंग के बढ़ने की। तो वृद्धि का मतलब केवल ये नहीं है कि बाह्य अंग बढ़े, या केवल ये भी नहीं है कि शारीरिक अंग बढ़े, और आपका जो सीधा सा सिंपल सा बात है क्या, कि आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। अब यहीं पर आप 2-4 पॉइंट ये समझ लीजिए कि जैसे पूछा जाता है कि मापा जा सकता है जो वृद्धि है, वृद्धि क्या है? गुणात्मक है कि मात्रात्मक है? तो भाई वृद्धि हमारी मात्रात्मक है। आप ये देख सकते हैं कि वृद्धि की लंबाई मतलब व्यक्ति की लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है, उसके हाथों की लंबाई क्या है, पैर की लंबाई क्या है, ये सब वृद्धि में आते हैं। बट क्या आप ये देख सकते हैं कि बुद्धि कितनी बड़ी है? आप देख सकते हैं कि आपका बुद्धि कितना बड़ा है? नहीं देख सकते हैं। आपके संवेग कितने बड़े हैं? देख सकते हैं? नहीं। माप सकते हैं? नहीं। तो ये आपका गुणात्मक होते हैं, जबकि मतलब जो आपका विकास है वो गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये आपका मात्रात्मक होता है। वृद्धि आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना बड़ा हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं व्यक्ति की बुद्धि कितनी बढ़ रही है? नहीं देख सकते हैं। तो कुछ ये आपने जब वृद्धि और विकास का टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने डिफरेंस देखा था। वो डिफरेंस ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि ये आपके टेट हो, सी-टेट हो, यस-टेट हो, कोई भी टेट हो, सब में पूछा जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, कैसे? रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, विनाशात्मक होते हैं या फिर शारीरिक होते हैं?
तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो विकास होता है वो हमारा कैसा होता है, रचनात्मक होता है। लेकिन इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर कभी भी आपका आएगा तो आपको क्या लगाना है कि जो हमारा विकास होता है, विकास हमारा ना तो रचनात्मक केवल होता है और ना ही केवल विनाशात्मक होता है। विकास जो हमारा होता है वो रचनात्मक और विकासात्मक दोनों होता है। पहले के आधे जो चरण हैं, उसमें आपका क्या होगा, रचनात्मक होगा और बाद में क्या होगा, विनाशात्मक होगा। तो विकास जो होता है वो आपका कैसा होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है, ठीक? और ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विकास के क्षेत्र हैं कौन-कौन से? शारीरिक हैं, मानसिक हैं, सामाजिक हैं या फिर सभी हैं? तो क्या देखा था आपने? विकास का एक क्षेत्र है, 2 क्षेत्र है? नहीं, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके आते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे ही आपके विकास के क्षेत्रों में ही आते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विकास के ये सारे के सारे क्षेत्र होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। जब आप विकास की अवस्थाएँ पढ़ते हैं, जिसमें आप गर्भावस्था, शैशवावस्था, आप बाल्यावस्था, बचपनावस्था सारी अवस्थाएँ पढ़ते हैं, किशोरावस्था, तो अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग इनका वर्गीकरण किया है। किसी ने कि अभी आप यहीं पर देखेंगे हमने कम से कम 4 से 5 मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण रखा है। तो आप थोड़ा-सा एक कष्ट करिएगा, एक बार जो विकास की अवस्थाएँ हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कभी-कभी ना अलग से पूछ लेता है, जैसे हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था, रॉस के अनुसार शैशवावस्था, कॉलसेनिक के अनुसार शैशवावस्था। तो ये अलग-अलग जब नाम के अकॉर्डिंग पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक? जैसे जो हरलॉक ने बताया, क्या बताया? क्या जन्म से 2 वर्ष तक इन्होंने बताया, जन्म से 2 सप्ताह बताया, गर्भाधान से 2 सप्ताह बताया या फिर गर्भाधान से 2 वर्ष बताया। तो जो ये हरलॉक महोदय ने शैशवावस्था का वर्गीकरण किया, इन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की जो अवधि होती है, उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक? और आपको अगर याद हो, अगर आपने पढ़ रखा है जीन पियाजे को, तो इन्होंने शैशवावस्था का वर्गीकरण कब किया? इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं क्या? आकार और अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो जब आप विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं, देखिए विकास जो है उसमें वृद्धि आती है, ठीक? विकास के ही अंदर ये मान के चलिए कि जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा-सा यहाँ पर स्पेस चाहिए। अगर हम बात करें ये, तो ये है आपका विकास और ये है आपकी वृद्धि। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक? चलिए, हम बात कर रहे हैं विकास की प्रक्रिया की, तो ये तीनों बातें आती हैं क्या? इसमें आकार और अनुपात में परिवर्तन होता है, जो हमारी पुरानी रूपरेखाएँ हैं उसमें परिवर्तन होता है, साथ ही साथ नए गुणों की प्राप्ति भी होती है। तो उपरोक्त तीनों आपका यहाँ पर या उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये भी एक कथन है, ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण है। किसका कथन है? अच्छा एक चीज और, ये ना जैसे अभी ये लाइन आपने पढ़ी, तो ये आपको सत्य असत्य के रूप में भी पूछा जा सकता है या पूछा भी जाता है कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है? तो आप क्या बताएंगे? सत्य है, ठीक? अब ये जो कथन बोला गया है किसके द्वारा? क्या वुडवर्थ ने बोला है, वी.एन. झा ने बोला है, मेयर ने बोला है या फिर जेम्स ड्रेवर ने बोला है? तो ये परिभाषा दो जो दी गई है, जेम्स ड्रेवर के द्वारा दी गई है।
अच्छा, जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम में क्या निर्धारित होता है? तो आपके बालों का रंग, आपकी आँखों का रंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक? अगर कभी पूछा जाए जैसे वंशानुक्रम में पाचन तंत्र, हृदय की धड़कन, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बीजकोष की निरंतरता का नियम इसके प्रतिपादक थे। ये जो बीजकोष की निरंतरता का नियम है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? क्या वीज़मैन हैं, सोरेनसन हैं, लैमार्क हैं या फिर हैडसन हैं? तो बीजकोष की जो निरंतरता का नियम दिया गया था, वो किसके द्वारा? वीज़मैन के द्वारा दिया गया था। क्या आप हमें बताएँगे कि ये किसका नियम है? बीजकोष की निरंतरता का जो नियम दिया गया था, ये क्या है? किसका नियम है? कहाँ पर आपने सुना था? कहाँ पर आपने पढ़ा था? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। विकासात्मक कार्यों का अर्थ है, क्या है? विकास क्रम में प्रकट होने वाली विभिन्न क्रियाएँ, विशेष अवस्था में प्रकट होने वाली विशिष्ट क्रियाएँ, विकास क्रम में प्रकट होने वाली समस्याएँ या फिर विकास क्रम में प्रकट होने वाले विभिन्न गुण। तो हम बात करते हैं जब विकासात्मक कार्यों की, तो विकासात्मक कार्य का अर्थ ये होता है कि विशेष अवस्थाओं में प्रकट होने वाली जो विशिष्ट क्रियाएँ हैं, उसी को हम विकासात्मक कार्य के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वैसे आज के क्वेश्चन आपको बहुत ईज़ी लग रहे होंगे अगर आपने पढ़े हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन काफ़ी ऐसे हैं जो कि आपको याद करने वाले हैं। तो विकासात्मक कार्य महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह आगामी अवस्था के विकास का आधार होता है। यह प्राणी के विकास का ये प्राणी का विकास करते हैं। यह प्राणी के लिए आवश्यक होते हैं। यह शारीरिक विकास की गति प्रदान करते हैं। तो ये जो विकासात्मक कार्य हैं, ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जो आगामी अवस्था है, आगामी अवस्था के लिए विकास का आधार होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है शैशवावस्था है, क्या है? क्या ये समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, समस्या की अवस्था है या फिर अनुकरण की अवस्था है? तो आपको पता है कि जैसे बच्चा शैशवावस्था में ही अनुकरण करना सीखता है, बट आपने देखा कि अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपने-अपने आधार पर अलग-अलग वर्गीकरण दिया है। तो अब 15 दिन का बच्चा क्या समायोजन करेगा? वो क्या अनुकरण करेगा? या 20 दिन का बच्चा क्या अनुकरण करेगा? या 2 सप्ताह का बच्चा क्या अनुकरण करेगा? कुछ नहीं अनुकरण करेगा। लेकिन सबसे उपयुक्त आपका क्या होगा कि समायोजन, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो समायोजन करना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है कि अलग-अलग जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जैसे अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना है, ठीक? अब इस जन्म से 2 वर्ष में बच्चे जो हैं वो अनुकरण करना सीखते हैं। तो जब उनकी परिभाषा में हम बात करेंगे तो अनुकरण करना भी आ जाएगा शैशवावस्था में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी एक के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो शैशवावस्था है वो समायोजन की अवस्था है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 4 चीज़ों के साथ समायोजन करता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो 4 चीज़ें हैं क्या, जिससे बच्चा समायोजन करता है? अगर आपको याद हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा, अदरवाइज़ हम तो आगे डिस्कस करेंगे ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे आ गए आपके हरलॉक महोदय। हरलॉक महोदय के अनुसार अच्छा एक बात बताइए कि ये जो हरलॉक नाम आप सुन रहे हैं, ये मेल हैं या फीमेल हैं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हरलॉक क्या हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं? हम बात कर लेते हैं इनके अनुसार बचपनावस्था की आयु क्या है? 2 से 5 वर्ष है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष है, 2 से 3 वर्ष है या फिर 2 सप्ताह से 1 वर्ष है? तो हरलॉक के अनुसार जो शैशवावस्था थी, वो कब से कब थी? जन्म से 2 सप्ताह। उसके बाद इन्होंने बात की बचपनावस्था की, जो कि आपकी थी 2 वर्ष से लेकर 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। फिर इन्होंने 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक कहा उत्तर बाल्यावस्था,
6 वर्ष से 12 वर्ष तक इन्होंने जो इन्होंने जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का समय बताया, वो बताया शैशवावस्था का। फिर 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक इन्होंने बताया बचपनावस्था। फिर 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक इन्होंने बताया पूर्व बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक इन्होंने बताया उत्तर बाल्यावस्था और 12 वर्ष के बाद इन्होंने बताया क्या 13वें वर्ष से इन्होंने बताया कि किशोरावस्था स्टार्ट होता है। ठीक? तो अगर आप एक बार क्लास देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलग-अलग वर्गीकरण मिलेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। पूर्व बाल्यावस्था है क्या? पराधीनता की अवस्था, पूर्व शालेय अवस्था, विकासशीलता की अवस्था या फिर खतरनाक अवस्था। जब हम बात करते हैं किसकी, पूर्व बाल्यावस्था की, तो ये है आपकी पूर्व शालेय अवस्था होती है। क्या होती है? पूर्व शालेय अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपने सभी के वर्गीकरण नहीं देखे हैं तो नो डाउट यहाँ पर आपको काफ़ी डाउट होने वाला है। इसीलिए एक बार थियरी की क्लासेस लेना इम्पॉर्टेंट है और हमने आपको पहले भी बताया कि थियरी की क्लासेस एक बार ज़रूर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि समझने लायक है। ठीक? बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कह रहा है किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होता है। ये कथन है। क्या ये बात सत्य है? असत्य है? आंशिक रूप से सत्य है या फिर विवादित है? तो किसी भी प्राणी में जो विकास होता है वो पहले होता है, वृद्धि 15 दिन के बाद शुरू होती है। ठीक? तो विकास पहले आया कि वृद्धि पहले आई? पहले विकास आएगा। ठीक? ये कथन आपका पूरी तरह से सत्य है। ऐसे ही सत्य असत्य करके आपको कुछ बातों का ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है बीजावस्था कब से कब तक माना जाता है? हमने आपको अभी जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, इसके टॉपिक डिस्कस किए थे, तभी आपको बताया था कि जो बीजावस्था है, ये आपके गर्भकालीन अवस्था का ही एक पार्ट है। हमने गर्भकालीन अवस्थाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया था। एक आपका बीजावस्था था, दूसरा आपका भ्रूणावस्था है और तीसरा आपका गर्भस्थ अवस्था है। तो बीजावस्था है जिसे हम जर्मिनल पीरियड के नाम से जानते हैं, ज़ाइगोटिक पीरियड के नाम से जानते हैं, वो कब से कब तक है? गर्भाधान से जन्म तक है। गर्भाधान से 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह के बाद से 2 माह तक है या 2 माह के बाद से है। तो जो बीजावस्था का टाइम पीरियड है, ये आपका गर्भाधान से 2 सप्ताह तक माना जाता है, ठीक? जो कि आपका ज़ाइगोट जिसे हम बोलते हैं या जिसे हम जर्मिनल पीरियड के नाम से जानते हैं, इसी को हम डिंबावस्था के नाम से जानते हैं, इसके कई नाम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35। गर्भावस्था को कितने भागों में बाँटा गया है? तो बार-बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 3 भागों में बाँटा है। कौन-कौन से? एक आपका है बीजावस्था, दूसरा आपका है दूसरी जो अवस्था है उसे हमने क्या कहा? पहला है आपका बीजावस्था और दूसरी अवस्था को हमने भ्रूणावस्था के नाम दिया और तीसरा है गर्भस्थ अवस्था, ठीक? तो ये 3 अवस्थाएँ हैं गर्भावस्था के या हम इसे कह सकते हैं गर्भकालीन अवस्था, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जन्म पूर्व की अवस्था है, कौन सी है? बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था या फिर उपरोक्त सभी? तो यही 3 हैं आपके कौन से जन्म पूर्व की अवस्थाएं। कौन-कौन सी? बीजावस्था ये पहली अवस्था है, भ्रूणावस्था ये दूसरी अवस्था है, गर्भावस्था ये आपकी तीसरी अवस्था है। यही 3 अवस्थाएं हमारे जन्म पूर्व की अवस्थाएं हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बीजावस्था को और किन नामों से जानते हैं? ज़ाइगोटिक, जर्मिनल, डिंबावस्था, उपरोक्त सभी।
तो बीजावस्था के ही सारे नाम हैं जो कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक माना जाता है, जिसे हम ज़ाइगोटिक पीरियड कहते हैं, जिसे हम जर्मिनल पीरियड कहते हैं। इसी को हम डिंबावस्था के नाम से जानते हैं, मतलब कि उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीजावस्था के ये तीनों के तीनों नाम हैं, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किशोरावस्था वह अवस्था है जो कि लगभग होता है, मतलब ये जो किशोरावस्था है ये कब से कब तक माना जाता है? क्या ये 12 से 20 वर्ष तक माना जाता है, 13 से 21 वर्ष तक माना जाता है, 16 से 18 वर्ष तक माना जाता है, या फिर 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है? तो जब आपने वर्गीकरण पढ़ा था तो वहाँ पर ये एक वर्गीकरण ये भी पढ़ा था जिसमें हमने बात किया था किशोरावस्था की। जो किशोरावस्था का समय काल है वो लगभग 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलता है। अब ये 12 और 20 एक साथ हैं तो ये मत करिएगा कि एक ही साल का अंतर है हम लगा देते हैं, नहीं। जो अलग-अलग वर्गीकरण दिया है, जिसके अनुसार दिया है, हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रॉस महोदय के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है 1 से 5 वर्ष तक, 1 से 3 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो अब कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जब हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो जन्म से ही हम मानेंगे, या फिर 1 से लेकर 5 वर्ष तक, या 1 से लेकर 3 वर्ष तक, या फिर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो रॉस के अनुसार आप नाम ध्यान रखेंगे कि जो शैशवावस्था का इन्होंने टाइम पीरियड बताया वो बताया 1 से लेकर 3 वर्ष तक, ठीक? 1 से लेकर 3 वर्ष तक शैशवावस्था माना है किसने? रॉस महोदय ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। सैले, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अपने अनुसार, इनके अनुसार जो शैशवावस्था है वो कब से कब तक है? क्या 1 से लेकर 5 वर्ष है, 5 से लेकर 12 वर्ष है, 12 से लेकर 18 वर्ष है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था, वो ये किया था, इन्होंने बताया कि जो शैशवावस्था है, वो शैशवावस्था आपका 1 से लेकर 5 वर्ष है। 5 से लेकर 12 वर्ष जो होता है, वो आपका बाल्यावस्था है, और 12 से लेकर जो 18 वर्ष है, वो है आपका किशोरावस्था। आपको इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था कहाँ गया? ये वाला आपका, ये। इसी में आपने देखा कि 12 से 18 वर्ष था, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया था कि शैले के अनुसार बताइए। तो इसीलिए आपने क्या लगाया? 13 से 21 वर्ष। लेकिन इसमें आपसे स्पेशल पूछा है क्या कि रॉस के अनुसार बताइए शैशवावस्था क्या है? तो हमने बताया 1 से 5 वर्ष है। 5 से 12 वर्ष इन्होंने बाल्यावस्था को बताया, और 12 से 18 वर्ष इन्होंने किशोरावस्था को बताया, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था क्या है? 1 से 3 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष है, 6 से 12 वर्ष है, या फिर 12 से 18 वर्ष है? तो जो इन्होंने बताया, इनके अनुसार आप पहले ये बताइए कि शैशवावस्था क्या था? तो रॉस ने 1 से लेकर 3 वर्ष तक शैशवावस्था माना था। तो शैशवावस्था के बाद ही प्रारंभ होता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो इन्होंने बताया वो बताया 3 से लेकर 6 वर्ष तक। क्या बताया? इन्होंने बताया 3 से लेकर 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था के बाद इन्होंने बचपनावस्था का वर्गीकरण कर दिया था। तो यहाँ पर आपका जो बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था आपका 3 से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है, ठीक? ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर नाम भी रखा है, किसके अनुसार है ये, ठीक? ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब उप्पू स्वामी आ गए यहाँ पर। इन्होंने बताया शैशवावस्था को। अब इन्होंने शैशवावस्था को क्या बताया? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, या फिर जन्म से 5 वर्ष। सबने अलग-अलग बताया। अभी-अभी आपने रॉस की चर्चा की तो उन्होंने बताया था 1 से लेकर 3 वर्ष तक। लेकिन जब कुप्पू स्वामी जो हैं इन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा जो शैशवावस्था में होता है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक माना जाता है।
तो कुप्पुस्वामी के अनुसार जो एक शैशवावस्था का बच्चा है उसकी उम्र क्या है? तो जन्म से लेकर जो 3 वर्ष की अवस्था है उसे इन्होंने शैशवावस्था का नाम दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43 पर। वयः संधि क्या है? मतलब वयः संधि जिसे हम प्यूबर्टी एज के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है? क्या 10 से लेकर 12 साल है? 12 से लेकर 14 साल है? 16 से लेकर 18 साल है या फिर 6 से लेकर 8 साल है? तो जो इन्होंने वयः संधि का टाइम पीरियड बताया, वो बताया कि 12 से 14 साल के बीच की जो अवस्था है उसे हम वयः संधि अर्थात प्यूबर्टी एज के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्रो एंड क्रो के अनुसार अब लीजिए एक महाशय और आपके आ गए कौन? क्रो एंड क्रो। अब इनके अनुसार जो शैशवावस्था है औसतन कितना माना जाता है? क्या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है? क्या जन्म से लेकर 3 वर्ष हैं? क्या जन्म से लेकर 4 वर्ष है या फिर जन्म से लेकर 6 वर्ष हैं? तो इन्होंने तो और ही बड़ा वर्गीकरण कर दिया। क्या? इन्होंने कहा कि जो शैशवावस्था है वो औसतन आपका जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। अब आपको याद रख लेना है किसी ने कहा जन्म से लेकर 2 वर्ष है, किसने कहा? किसी ने कहा जन्म से लेकर 3 वर्ष है, किसी ने कहा 1 से लेकर 3 वर्ष है, किसी ने कहा 1 से लेकर 5 वर्ष है और क्रो एंड क्रो महोदयाए इन्होंने कहा हम सबसे ज़्यादा बताएँगे क्या कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। जिसने आप सभी ने जितना वर्गीकरण किया है उसमें सबसे बड़ा टाइम पीरियड हम बताएँगे क्या कि जन्म से 6 वर्ष। तो आप इनको भूलेंगे नहीं किसको क्रो एंड क्रो को सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बताया है। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या गर्भकालीन अवस्था के अंतर्गत आता है? कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बचपनावस्था, गर्भावस्था। तो आपको पता है ना कि जब हम बात करते हैं शैशवावस्था, नवजात अवस्था, किशोरावस्था, बचपनावस्था, प्रौढ़ावस्था, कोई भी अवस्था, तो ये नियोनेट, पार्टूनेट ये सारी चीज़ें, ये सब तो जन्म के बाद की अवस्थाएँ हैं। लेकिन यहाँ पर गर्भकालीन अवस्था पूछा है और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया। पहला जिसे हमने बीजावस्था कहा, दूसरा हमने जिसे भ्रूणावस्था या फिर एम्ब्रियो की अवस्था कहा और तीसरा हमारा गर्भस्थ अवस्था था। तो इन तीनों में ये तीनों के तीनों आपके जन्म के बाद की यानी कि गर्भकालीन अवस्था के बाद की अवस्था हैं, जन्म के बाद की अवस्था हैं। जबकि ये जो गर्भस्थ अवस्था है, ये आपका जन्म के पूर्व की अवस्था है और गर्भकालीन अवस्था की तीसरी अवस्था है। ठीक? उम्मीद है कि ये जो आपने पहला टॉपिक देखा जिसमें हमने थोड़ी-सी वृद्धि विकास को कवर अप करने की कोशिश की, थोड़ा-सा इसके हिस्ट्री को समझने की कोशिश किया, साथ ही साथ हमने जो विकास की अवस्थाएँ हैं उनके वर्गीकरण को भी समझा। कल इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप जो थ्योरी की क्लासेस हैं उन्हें पढ़कर आएँगे क्योंकि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े काफ़ी समय हो गया है। तो चीज़ें ज़रूर आपके दिमाग से स्लिप कर गई होंगी तो एक बार उनको पढ़ना, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप बहुत मतलब आप बहुत लापरवाह इंसान हैं। आप न अगर हम कहें ना तो आप शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है ना? अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना चाहिए। अगर आपको क्लासेस यूज़फुल लगती हैं तो आपको इसे शेयर भी करना चाहिए और लोगों के साथ में। साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ठीक? अगर मैंने आपसे बीच में आज ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, वैसे आपकी आज पहली क्लास थी, जिसमें हमने बहुत कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है, बट इस बात को ध्यान रखिएगा जैसे-जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएँगी, हमारे जो क्वेश्चन पूछने का नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। आज हमने शायद आपसे 4-6 क्वेश्चन पूछा, उम्मीद है कि आप में से 4-6 लोग तो कम से कम आंसर देंगे ही, बाकी आप हमें ये बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी? इंट्रो की क्लास लेना ना भूलिएगा, उसमें हमने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताया है कि हम कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं या हम थियरी के माध्यम से किन-किन टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं।
ठीक? और इसमें कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो कि छूट गए हैं, लेकिन हम उनको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर कवर अप करेंगे। कई ऐसे बिंदु होते हैं जो कि छूट जाते हैं और हम उनको अपने प्रैक्टिस सेट में या जब हम थ्योरी की क्लास देते हैं तो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक बार आप जाकर थ्योरी की क्लास ज़रूर लें। आई थिंक 50 प्लस क्लासेस आपकी हुई होंगी और सारी की सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो क्लास लेना ना भूलिएगा और ये आपसे बार-बार कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपको हाथ से गोला भरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये आप भूल जाते हैं। आधे अधूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधे अधूरे ऑप्शन भी पढ़ते हैं। तो ऐसे में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी गलत नहीं होंगी। इसीलिए मैं आपको हर दिन बोलती हूँ कि मार्केट से कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हर प्रैक्टिस सेट में कोई न कोई गलती ज़रूर होती है। तो कभी अपने कॉन्सेप्ट को मत बिगाड़िएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है? हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक? बट कभी अपने कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत करिएगा। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले आइए, ठीक? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।